आज हम आपको लेक्चर 7 है ना, लेक्चर 17 में बतलाएंगे। टॉपिक रह गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिप्रेशन increasing a remaining part of depression increasing a point and tools for solving its problem and tips for solving its problem। ठीक, यानी कल तक मैंने आपको बताया था डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट के बारे में, हिमांक में अवनमन के बारे में। हालांकि मैंने आपको बोला भी था कि आप एक बार हिमांक में अवनमन अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसको फिर से क्लियर कर लेंगे। तो क्लियर करते रहे, ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। हिमांक में अवनमन में अभी तक आपने क्या पढ़ा कि आखिर हिमांक क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है और मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, यहीं तक जी। तो ध्यान से सुनेंगे। हिमांक क्या है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी द्रव का हिमांक, ही मतलब बर्फ होता है, सॉलिड, पानी का सॉलिड रूप जिसको आइस कहते हैं। तो मैंने बताया था कि किसी द्रव का हिमांक उनके वह तापक्रम होते हैं जिन पर वे जमना अर्थात ठोस अवस्था में बदलना शुरू करते हैं। यानी जिस तापक्रम पर कोई द्रव जमना यानी हिम में बदलना यानी ठोस अवस्था में बदलना शुरू करते हैं, उन्हें उस द्रव का हिमांक कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि यानी हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो उसमें हम आपको यह बताते कि यानी हिमांक में अवनमन जो डेल्टा टीएफ से सूचित किए थे कि डेल्टा टीएफ बराबर टी डिग्री एफ माइनस टीएफ करके बताते कि शुद्ध घोलक के हिमांक एवं यही घोलक तथा अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के हिमांक में अंतर को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। ये तो खैर क्लियर था। इसके पहले वाला में थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगा होगा, तो हम बता देते, वो भी ध्यान सुनिए, फिर से हम बता दे रहे हैं। जैसे हमने यह बताया कि किसी द्रव का हिमांक उनका वह तापक्रम होते हैं जिन पर वे जमना अर्थात ठोस अवस्था में बदलना शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ तक तो सब लोग कंफर्टेबल थे। इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा बताया था कि यह ध्यान रखिएगा कि जिस तापक्रम पर कोई द्रव यानी कोई द्रव जो है जमकर ठोस में बदलते हैं, ठीक उसी तापक्रम पर वो जमा हुआ ठोस गलना भी पिघलना भी शुरू करते हैं। यानी मैंने आपको ऐसे बताया था कि जैसे कि आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमकर बर्फ में बदलते हैं। तो हमने ये भी उस समय बताया कि ऐसा करना है आपको जहां पर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहां पर पानी जो है वो जमकर हार्ड बर्फ के रूप में बदले हुए हैं, हार्ड बर्फ के रूप में बना हुआ है।
अब उस हार्ड बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम वाले जगह पर आप रखेंगे तो आप देखेंगे वो जो हार्ड बर्फ था, कड़ा बर्फ था, वो अब मुलायम हो गया है, पिघलने की अवस्था में आ गया है। तो इस तरह आप ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि जिस तापक्रम पर यानी द्रव ठोस अवस्था में बदला था, द्रव जमा था, उसी अवस्था यानी उसी तापक्रम पर यानी जो जमा हुआ ठोस है वो द्रव में बदलना भी शुरू करता है। ठीक, उसके बाद था हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? ये अगले साल के लिए गेस क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आप यही ना लिखे थे कि शुद्ध घोलक के हिमांक तथा अबाष्पशील घुल एवं समान घोलक रखने वाले घोल के हिमांक में अंतर को हिमांक में अवनमन यानी हिमांक में कमी कहा जाता है। इसे डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं। दैट इज डेल्टा टीएफ बराबर टी डिग्री एफ माइनस टीएफ होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि डेल्टा टीएफ जो है मोललता, घोल के मोललता के समानुपाती होते हैं। दैट इज डेल्टा टीएफ समानुपाती एम के और डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुने एम के। ठीक, आज बात कर रहे हैं अब उसके आगे यानी जहां तक बताया था उसके आगे। तो लेक्चर 17 टॉपिक इसका हिंदी हो गया हिमांक में अवनमन के शेष भाग। हिंदी हो गए हिमांक में अवनमन के शेष भाग एवं हिमांक में अवनमन के शेष भाग एवं इनके नम्रीकल बनाने में प्रयुक्त सूत्र। हिमांक में अवनमन के शेष बचे भाग एवं इनके नम्रीकल बनाने में प्रयुक्त सूत्र। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं क्वेश्चन करके इस टाइप से कि क्या हिमांक में अवनमन एक अनुसंक गुण है? यानी क्वेश्चन ये रहा, इज रियली डिप्रेशन इन freezing point is really depression in freezing point becomes a colligative property है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप समझते हैं अनुसंख गुण यानी घोल के वैसे गुण जो उस घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके प्रकृति पर। वे अनुसंख गुण कहलाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये क्वेश्चन है, इज रियली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका हिंदी हो गया, क्या वास्तव में हिमांक में अवनमन एक अनुसंख गुण होते हैं? क्या वास्तव में हिमांक में अवनमन एक अनुसंख गुण होते हैं? क्या वास्तव में हिमांक में अवनमन एक अनुसंख गुण होते हैं? नीचे लिखिए सॉल्यूशन रहा यस, हाँ यस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट becomes a colligative property. Yes, depression in freezing point becomes a colligative property. Full stop. Because
because its value depends upon molar concentration, that is molality, molar concentration, that is molality of solution, of which depends upon number of mole of solid, which depends upon number of mole of solid and not on their nature. Thus it becomes a colligative property. Thus it becomes a colligative property. Full stop. यानी पहले इसका हिंदी कर देते हैं, इसके बाद इससे पहले तो ये लिखा मैंने, यस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट becomes a colligative property because its value depends upon molar concentration, that is molality of solution, which depends upon number of mole of solid and not on their nature. Thus it becomes a colligative property. हिंदी हो गया, लिखिए हाँ, देखिए हाँ हिमांक में अवनमन, हाँ हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्य गुण होते हैं। हाँ हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्य गुण होते हैं। क्योंकि इनका मान घोल के मोलल सांद्रता, क्योंकि इनका मान घोल के मोलल सांद्रता अर्थात मोललता पर निर्भर करते हैं। घोल के मोलल सांद्रता अर्थात मोललता पर निर्भर करते हैं, जो घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर, जो घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके पराकृति पर। इस तरह यह एक अनुसंख्य गुण होते हैं। इस तरह यह एक अनुसंख्य गुण होते हैं। इस तरह यह एक अनुसंख्य गुण होते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। यानी मैंने ये कहा कि हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्य गुण है, क्योंकि हिमांक में अवनमन
यानी डेल्टा TF का मान मोलालता पर निर्भर करते हैं और मोलालता जो है घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके प्रकृति पर। इस तरह हेमांक में अवनमन एक अनुसंख गुण होते हैं। मैंने तो आपको बता रखा पहले भी कि घोल के वैसे सभी गुण जो केवल उनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे, न कि उनके प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब वो टूटने वाले हैं कि जुटने वाले हैं, ये सब पर निर्भर नहीं करेंगे, तो वे हमेशा अनुसंख गुण कहे जाएंगे। स्पष्ट है? ठीक। अब इसमें ये क्वेश्चन था जो आपको कोई सीनियर पूछ सकते हैं, पूछे या ना पूछे आपको जानना चाहिए, है ना। आपको किसी जूनियर को समझा सकते हैं कि यानी कभी कोई आपसे कहे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या एक अनुसंख गुण है, तो उनके क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकें, इसलिए मैंने इसे अलग से बता दिया। ठीक। अब अगला इसी में ये कर ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम बोले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, केवल फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, केवल फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो अनुसंख गुण नहीं है, बल्कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अनुसंख गुण है। तो हम ये कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, कैरिट करके यानी ध्यान रखने के लिए कहेंगे, यह ध्यान रखना है कि हेमांक एक अनुसंख गुण नहीं है, क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन हेमांक में अवनमन एक अनुसंख गुण है, क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जानकारी के लिए यहां पर लिख दिया केयर इट। केयर इट का मतलब हो गया ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है। पहला पॉइंट ये रहा, it is mind that freezing point does not becomes a colligative property, full stop, because its value does not depends upon number of solid particles or molecules present in, because its value does not depends upon number of solid particles or molecules present in solution। ठीक, present करके but depression in freezing point,
becomes a colligative property। अभी इसका आंसर लिखा था इसने पहले, because its value depends upon number of solid particles, because its value depends upon number of solid particles present in solution। यानी ये तो अभी लिखा थे, लेकिन फिर भी लिखने से परेशान नहीं होना, बस जानकारी होना चाहिए। जानकारी के लिए बल्कि आपको 10 बार भी लिखना पड़े तो आप जरूर लिखें, बस यानी कमांड होनी चाहिए उस टॉपिक पे, उससे संबंधित सारे प्रॉब्लम का आपसे आंसर होना चाहिए। तो इसमें लिखा इट इज माइंड दैट फ्रीजिंग अ पॉइंट डज नॉट बिकम्स ए colligative property because its value does not depends upon number of solid particles or molecules present in solution, but depression in freezing point becomes a colligative property because its value depends upon number of solid particles present in solution। ठीक, यानी मैंने ये कहा, जिनको हिंदी लिखना वो हिंदी लिख लेंगे। यह ध्यान रखना है कि हिमांक एक अनुसंख गुण नहीं है। यह ध्यान रखना है कि हिमांक एक अनुसंख गुण नहीं है। क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन हिमांक में अवनमन एक अनुसंख गुण होते हैं। लेकिन हिमांक में अवनमन एक अनुसंख गुण होते हैं। क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ब्रैकेट बंद। यानी मैंने कहा कि ये ध्यान रखिएगा कि हिमांक एक अनुसंख गुण नहीं है। ऐसे भी तो मैंने आपको घोल के 4 अनुसंख गुणों में हिमांक नहीं बल्कि हिमांक में अवनमन लिखाया था। तो वही मैंने कह रखा है कि हिमांक एक अनुसंख गुण नहीं है, क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन हिमांक में अवनमन एक अनुसंख गुण है, क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी हिमांक का मतलब क्या? T फॉर टेम्परेचर, F फॉर फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी हिमांक।
तो TF का मान जो है वो m पर यानी मोलैलिटी पर निर्भर नहीं किया था, बल्कि डेल्टा TF का मान मोलैलिटी पर निर्भर किया था। तो इस तरीके से डेल्टा TF एक अनुसांक गुण है, लेकिन केवल TF जिनका मान मोललता पर निर्भर नहीं करते हैं वो एक अनुसांक गुण नहीं है। यानी हिमांक एक अनुसांक गुण नहीं है, क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घोल के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी ऐसे समझिए कि जैसे जल है, अगर एक चम्मच पानी है, एक चम्मच जल है, यानी 10 मिलीलीटर जल है, तो उसे जब आप जमाएंगे तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर जल, एक चम्मच जल जो था वो बर्फ में बदल गया। ठीक, अगले बार आप यानी एक गिलास पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर रखते हैं, एक गिलास पानी जिसमें पानी के अणुओं की संख्या ज्यादा हुआ ना जी, तो उसको जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो देखते हैं कि वो जम गया। अगली बार आप यानी एक जग पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो देखते हैं वो पुनः जम गया। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि जो जल का हिमांक है वो जल के अणुओं की संख्या पर, जल की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी इसका मतलब ये न है कि यदि कम मात्रा में भी जल है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर बर्फ में बदलता है, और ज्यादा मात्रा में भी जल है तब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर बर्फ में बदलता है। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि हिमांक का मान यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। इस तरह यह एक अनुसांक गुण नहीं है। स्पष्ट है? ओके। अगला पॉइंट ये करिए, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए था, इसको रटना नहीं बस समझना है। वहां पर ऑप्शनेबल ऐसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव तो हम बोले ही हैं, जब चैप्टर अंतिम होगा तो हम आपको कुछ अलग से ऑब्जेक्टिव देंगे। एग्जाम के लिए परेशान नहीं होना है, हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव देंगे जिनकी संभावनाएं एग्जाम में मैक्सिमम होगी, बस उसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देंगे, लेकिन चैप्टर के एंड में। तो देखिए इसमें अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये सब रटना नहीं बल्कि समझना है, और वहां किसी टाइप से ऑप्शन रहेगा आप आसानी से बना पाएंगे। तो अगला पॉइंट ये करें it is mind that different type of solvent having different value of molar depression constant. Different type of solvent having different value of molar depression constant. It means या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ब्रैकेट में KF लिख देते हैं। इट मीन्स वैल्यू ऑफ KF डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ value of KF depends upon
nature of solvent but not on nature of solid। यानी मैंने ये कहा, उधर ज्यादा नहीं लेकर कट जाता आपको, ठीक है, यानी बोल दे रहा है अगर कटा भी तो इट इज माइंड दैट different type of solvent having different value of Kf. It means value of Kf depends upon nature of solvent but not on nature of solid। नेचर ऑफ सॉलिड पर निर्भर करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होवे नहीं करेगा Kf। अरे Kf बराबर डेल्टा Tf होता तो हुआ था, यानी Kf भी एक अनुसंख्य गुण है क्योंकि इनका मान डेल्टा Tf के बराबर है ना। क्या इसका हिंदी हो गया, यह ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के घोलक के लिए, यह ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के घोलक के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान भी, अलग अलग प्रकार के घोलक के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्रकार के घोलक के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान भी अलग अलग होते हैं। फुल स्टॉप। इनका अर्थ हुआ कि मोलल अवनमन स्थिरांक का मान, इनका अर्थ हुआ कि मोलल अवनमन स्थिरांक का मान घोलक के पराकृति पर, इनका अर्थ हुआ कि मोलल अवनमन स्थिरांक का मान घोलक के पराकृति पर निर्भर करते हैं। घोलक के पराकृति पर निर्भर करते हैं, लेकिन घुल के पराकृति पर नहीं। घोलक के पराकृति पर निर्भर करते हैं, लेकिन घुल के पराकृति पर नहीं। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद कीजिए। अब इसमें हम आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। एग्जाम से मतलब होगा, वो भी 5 नंबर का नहीं, इसके पहले वाले लेक्चर में भी दिए थे ना इस टाइप से। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? इनसे आप वाष्पशील घुल के आणविक भार भी निर्धारित करें। तो या तो वो आएगा 5 नंबर में, या 5 नंबर में हिमांक वाला क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? इनसे आप वाष्पशील घुल के आणविक भार भी निर्धारित करें। तो हम आपको उसका आंसर पहले करते हैं। 5 नंबर का निश्चित रूप से आएगा, या तो क्वथनांक वाले या हिमांक वाले। तो अगर दोनों याद रखते हैं तो 5 नंबर एकदम सॉलिड है। तो ये रहा हेडिंग, हेडिंग रह गया determination of molecular mass of determination of molecular mass of non-volatile solid from depression in freezing point,
determination of molecular mass of non-volatile solid from depression increasing point। एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम VBI जरूर ध्यान रखिएगा अगले एग्जाम या 2021 के एग्जाम के लिए। कैसे क्वेश्चन रहेगा वो भी हम अलग से आपको कर देंगे। फिलहाल पहले इसका हिंदी लिख लिए। इसका हिंदी हो गया, इसका हिंदी हो गया हेमांक में अवनमन से, हेमांक में अवनमन से अबाष्पशील घुल के, हेमांक में अवनमन से अबाष्पशील घुल के आणविक भार का निर्धारण, हेमांक में अवनमन से अबाष्पशील घुल के आणविक भार का निर्धारण, हेमांक में अवनमन से अबाष्पशील घुल के आणविक भार का निर्धारण। तो ऐसे लिखे एग्जाम में आप 5 नंबर का आंसर आप कर रहे होंगे उस समय। देखिए कहेंगे लेट W ग्राम ऑफ non-volatile solid, let W be gram of non-volatile solid having molecular mass mb added in W a gram solvent। Let W be gram of non-volatile solid having molecular mass mb added in W a gram solvent and form a solution। Then depression in freezing point, then depression in freezing point of formed such solution। That is क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, दैट इज डेल्टा TF बराबर KF गुना M। अब इसमें ये कहेंगे कि सिंस मोलेलिटी M बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, number of mole of solid but a bit of solvent in gram अगुने 1000। फिर इसमें कह दिया मैंने चूंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बराबर given mass of solid, that is WB, but a molecular mass of solid, that is MB। देखिए ध्यान से क्या किया हमने कहा लेट WB ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड having molecular mass mb added in W a gram solvent and form a solution। Then depression in freezing point of formed such solution that is delta TF बराबर KF गुने M, चूंकि मोलैलिटी M बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बट ए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम गुने अपर में 1000, और ये तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बराबर सॉलिड का गिवन मास बटे सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास।
इसका हिंदी हो गया, पहले हिंदी लिख लीजिए ताकि ये तो केवल डिटर्मिनेशन है, कोई थ्योरी नहीं होगा, निर्धारण है ये। अरे बॉइलिंग पॉइंट में भी तो यही ना लिखा है, जहां पर खाली फ्रीजिंग है एफ है वहां पर बी था, बाकी एकदम लाइन बाय लाइन मिला लीजिए, यही था। वहां बी फॉर बॉइलिंग, यहाँ एफ फॉर फ्रीजिंग है। तो हिंदी हो गया माना कि डब्ल्यू बी गरम अबाष्पशील घुल, माना कि डब्ल्यू बी गरम अबाष्पशील घुल जिनके आणविक भार एमबी हैं, माना कि डब्ल्यू बी गरम अबाष्पशील घुल जिनके आणविक भार एमबी हैं को डब्ल्यू ए गरम घोलक में डालकर, एक घोल बनाए जाते हैं, डब्ल्यू ए गरम घोलक में डालकर एक घोल बनाए जाते हैं। तब बने घोल के हेमांक में अवनमन, तब बने घोल के हेमांक में अवनमन, तब बने घोल के हेमांक में अवनमन, फुल स्टॉप ऑप्शन करके, अर्थात ये हिंदी में कॉमन है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुना एम, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुना एम। नीचे लिखा हुआ चूंकि, सिंस मतलब चूंकि, चूंकि मोललता एम बराबर, चूंकि मोललता एम बराबर, चूंकि मोललता एम बराबर, ये हो गया घुल के मोल की संख्या, घुल के मोल की संख्या बटे घोलक का भार ग्राम में, घुल के मोल की संख्या बटे घोलक का भार ग्राम में। आई गुना 1000 है तो हिंदी अंग्रेजी कॉमन हो, सही रह जाएगा, है ना। नीचे लिखो चूंकि घुल के मोल की संख्या बराबर, चूंकि घुल के मोल की संख्या बराबर, चूंकि घुल के मोल की संख्या बराबर घुल के दिए गए भार, घुल के दिए गए भार अर्थात WB, घुल के दिए गए भार अर्थात WB बटे घुल के आणविक भार अर्थात MB, बटे घुल के आणविक भार अर्थात MB, घुल के आणविक भार अर्थात MB। लिख लिए, ठीक। अब इसमें खाली क्या करना, मोलैलिटी का व्यंजक रख करके निकाल करके यहां पर पुट कर देंगे, और क्या। देखिए कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड हो गया, तो कहेंगे इसमें 100 आता मोलैलिटी m बराबर क्या हो गया, घुल के मोल की संख्या बराबर क्या रहता हुआ WP बटे MP, अब बटे घोलक का भार क्या था WA ना, WA गुने 1000, यही ना था जी। तो इसको लिख सकते हैं और करके, और m बराबर
क्या डब्ल्यू बी बटे एम बी। और डब्ल्यू ए कुछ नहीं मतलब बटा 1 समझ सकते हैं ना, तो 1 बटे डब्ल्यू ए गुने 1000। तो एम बराबर डब्ल्यू बी गुने 1000 बटे एम बी गुने डब्ल्यू ए। बोलो जी, फॉर्मूला पुट किए ना, मोलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड के जगह पर डब्ल्यू बी बटे एम बी और सॉल्वेंट के बेड के जगह पर डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए का मतलब क्या, डब्ल्यू ए बटे 1 लिखा हुआ है ना, डब्ल्यू ए बटे 1 है, तो ये हो गया। और एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी और डब्ल्यू ए बटे 1 तो हो गया 1 बटे डब्ल्यू ए और गुने 1000 तो था ही, तो एम बराबर डब्ल्यू बी और गुने 1000 और बटे एम बी गुने डब्ल्यू ए। अब कहेंगे अब डेल्टा टीएफ में इसको रख देना, कहेंगे नाउ डेल्टा टीएफ बराबर के एफ गुना एम और डेल्टा टीएफ बराबर के एफ गुना एम के जगह पर डब्ल्यू बी गुने 1000 बटे एम बी गुने डब्ल्यू बी। और डेल्टा टी एफ बराबर लिख सकते हैं के एफ गुने डब्ल्यू बी बटे एम बी गुने डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, यानी किलोग्राम अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तब किलोग्राम इनवर्स पर केजी, तब पर केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1000 हटा लिए तो ये जो अभी तक ग्राम में होगा वो किलोग्राम में आ गया। तब इसको क्या कर देंगे, और हमको मॉलिक्यूलर मास मांगा गया तो और एम बी बराबर आ गया के एफ गुने डब्ल्यू बी बटे डेल्टा टी एफ अब गुने डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। यही हो गया मॉलिक्यूलर यानी एक्सप्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। एक्सप्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। इसका हिंदी हो गया अवाष्पशील घुल के आणविक भार के लिए व्यंजक हैं। ये हो गया अवाष्पशील घुल के आणविक भार के लिए व्यंजक हैं। अवाष्पशील घुल के आणविक भार के लिए व्यंजक हैं, लिख लिए ना। और ये डब्ल्यू ए केवल होगा तो डब्ल्यू ए खाली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या डब्ल्यू ए बटे 1 है। कहीं पर 5 लिखा हो रहता समझते हैं ना कि 5 बटे 1 है, 3 रहता 3 बटे 1 है, वही डब्ल्यू ए का मतलब डब्ल्यू ए बटे 1 है। तो यहाँ जब नीचे लिखे तो डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू ए बटे 1 था तो 1 बटे डब्ल्यू 1000 तो पहले से था। इस तरीके से हल करने के दौरान मॉलिक्यूलर मास आ गए, अवाष्पशील घुल के आणविक भार आ गए। यही हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कैसे क्वेश्चन रहेंगे वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए मेरे ध्यान से। हालांकि आज हम लिखे कि टूल्स यानी न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी प्रयुक्त फार्मूला कर देंगे, लेकिन बहुत सालों पर टाइम प्रॉब्लम हो जाता है तो आज न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले क्लास में कर देंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी कर देंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन कैसा रहेगा एग्जाम में जो कि
या फिर पैटर्न लिख देते हैं, पैटर्न फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए प्रारूप हो गया। What do you mean by what do you mean by the term depression in what do you mean by the term depression in freezing point? प्रश्नवाचक चिन्ह उसी में also determine molecular mass of non-volatile solid from it। यानी यही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, 5 नंबर का क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन करा, यानी इस क्वेश्चन का हिंदी हो गया, आंसर तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, तब ना क्वेश्चन दिया। हिंदी रह गया, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह इनसे अबाष्पशील घुल के, इनसे अबाष्पशील घुल के आणविक भार भी निर्धारित करें। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? इनसे अबाष्पशील घुल के आणविक भार भी निर्धारित करें। पुनः प्रश्नवाचक चिन्ह लिख लिए, बस ये हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है, हालांकि वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रथम 2 लाइन है ना, बाकी ध्यान से लिखिए। ऑब्जेक्टिव वगैरह में, जनरल कंपटीशन वगैरह के ऑब्जेक्टिव में बहुत काम होगी। फिलहाल देखिए, ये है अगला एक टॉपिक बता रहा है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ये भी आई है, लेकिन ये केवल 2 नंबर का है, 2 मार्क्स। यानी इसका हिंदी हो गया प्रतिहीमीय विलयन। प्रतिहीमीय विलयन, अरे मतलब हो गया वही नहीं जमने वाला घोल, जो नहीं जमने वाला विलयन हो गया। और क्या? प्रतिहीमीय विलयन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये 2 नंबर तक एग्जाम में रह सकेगा। 2 नंबर के लिए आपको बस 2 लाइन लिखना, ज्यादा कुछ नहीं। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन यानी प्रतिहीमीय विलयन से आप क्या समझते हैं? आंसर एक लाइन का है, कहेंगे जल एवं इथाइलिन ग्लाइकॉल युक्त विलयन को एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहते हो गया आंसर। यानी कहेंगे कि मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड वाटर
is called anti-freeze solution। बस इतने लिखना है, और कुछ नहीं। Mixture of ethylene glycol and water is called anti-freeze solution। हिंदी हो गया इथिलीन ऐसे तो नॉन अंग्रेजी में लिख सकते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाई आधा ग्लाइकॉल, ऐसे तो अंग्रेजी में लिखी गई टर्म है, नाम है। इथिलीन ग्लाइकॉल एवं जल युक्त मिश्रण को इथिलीन ग्लाइकॉल एवं जल युक्त मिश्रण को इथिलीन ग्लाइकॉल एवं जल युक्त मिश्रण को प्रतिहिमीय विलयन कहा जाता है। इथिलीन ग्लाइकॉल एवं जल युक्त मिश्रण को प्रतिहिमीय विलयन कहा जाता है। लिख लिए? ठीक, बस आपको यहीं तक लिखना है। और यहां पर से हम आपको ऐसे अलग से बता देते हैं, एक लाइन का आउट करके। इथाइलिन ग्लाइकॉल का सूत्र हो गया, इस टाइप से लिख सकते हैं, CH2OH, CH2OH, या ऐसे लिख सकते हैं H कितना हो गया, ऐसे लिख सकते हैं C2, दो गो C कार्बन, दो गो हाइड्रोजन, दो 4, 1 5 और 1 6, तो C2H6O2। उसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हैं नहीं, और इसमें आराम से आप याद रखते हैं, दो गो कार्बन है, दोनों कार्बन से एक का वो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास भी कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास बराबर कितना, कार्बन 2 गो है तो 2 गुने कार्बन का भार होता 12, हाइड्रोजन 6 गो है, प्रत्येक हाइड्रोजन का भार होता 1, 2 ऑक्सीजन है, प्रत्येक ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम कार्बन। तो 16 दूनी 12 दूनी 24 और 34 और ये 32 है, 62 ग्राम पर हुआ ना जी। ठीक, ऐसे जानकारी के लिए बता दिए इथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र, तो 2 गो कार्बन, दोनों कार्बन से एक OH समूह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देंगे, वो इथिलीन ग्लाइकॉल होंगे। तो जानकारी के लिए हो गया कि इनमें से कौन से इथिलीन ग्लाइकॉल हैं, तो कभी रहेगा which of the following material is added in water for preventing its freezing। तो यानी जल को जमने से बचाने के लिए उनमें डाले गए पदार्थ हैं, सूत्र के रूप में रहेगा, तो पहचानिएगा यही इथिलीन ग्लाइकॉल है। स्पष्ट है? ठीक, अब इसमें हम आपको 1-2 गो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम का है। एक आध ऑब्जेक्टिव अगले बार के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें ये कहेंगे, आपको लग रहा होगा कि जल में इथिलीन ग्लाइकॉल डाले तो ये जल में क्या परिवर्तन किया, हालांकि आप समझ गए कि उसे जमने से बचा दिया नहीं। तो ये हो गया फॉर ऑब्जेक्टिव 1 में पहला पॉइंट ये रहा, कहेंगे ना कि जल में इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा डालने से जल का हिमांक कम जाता है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कम जाता है। यानी जल जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल की कुछ मात्रा डालेंगे
तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब नहीं जमेगा, बल्कि उसका जमनांक -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब यदि प्रकृति ने, भगवान ने किसी जगह का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो आपको लगे जब -2 डिग्री सेंटीग्रेड किसी जगह का तापक्रम हो जाएगा सर, तो वहां पर का आदमी पानी कैसे पिएगा? पानी तो बर्फ के रूप में जमा रहेगा नहीं। तो वहां पर के वाटर में इथिलीन ग्लाइकॉल की कुछ मात्रा डाल देंगे, तो जो पानी जमा हुआ था वो क्या हो जाएगा? मेल्ट यानी पिघल जाएगा, है ना। और उसे उसका जमनांक जो है -2 से घटकर -5 हो गया। अब भगवान ने भी उस जगह का टेम्परेचर -5 किया, तो अब और इथिलीन ग्लाइकॉल डाले, तब -9 हो गया। नेचर ने भी टेम्परेचर -9 कर दिया, तब और ग्लाइकॉल डाले, -10 -12। इस तरीके से हम इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा डालकर पानी के हिमांक को कम कर सकते हैं, है ना। इसी का प्रयोग ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग पीने वाले पानी को पीने योग्य बनाए रखने के लिए, उसे जमने से बचाए रखने के लिए इसी इथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जिले, जैसे बहुत सारे जगह, जैसे लद्दाख हो गया, मनाली हो गया, इसके अलावा शिमला हो गया, यहाँ पर क्या है कि साल के बहुत सारे टाइम पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। तो फिर तो वो वहाँ पर का पानी जम जाएगा, तो फिर वहाँ के व्यक्ति पानी का यूज कैसे कर पाएंगे, है ना। तो उस स्थिति में वहाँ पानी को बर्फ में बदलने से रोकने के लिए उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ही डाले जाते हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जल में जैसे जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, उनके हिमांक कमते चले जाएंगे। ठीक, तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला ये रहा, यानी कहेंगे यूज ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यूज ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन use of ethylene glycol in water prevent its freezing. Use of ethylene glycol in water prevent its freezing. हिंदी हो गया, जल में इथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग, जल में इथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग, जल में इथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग इन्हें जमने से बचाते हैं। जल में इथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग इन्हें जमने से बचाते हैं, मतलब जमने नहीं देते हैं। ठीक, अगला ये रहा, एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर lowers its freezing point। यानी इसका हिंदी हो गया
जल में इथाइलिन ग्लाइकॉल डालने से, जल में इथिलीन ग्लाइकॉल डालने से इनके हिमांक कम जाते हैं। जल में इथिलीन ग्लाइकॉल डालने से इनके हिमांक कम जाते हैं। लिख लिए। अगला पॉइंट ये रहा, एज द अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल in water, as the amount of ethylene glycol in water increases, its freezing point decreases। अभी हम बता था ना कि अगर किसी क्षेत्र का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहां पर के जल में आप इथिलीन ग्लाइकॉल डाल देंगे तो वो जमने से बच जाएगा। अगर वहां पर का टेम्परेचर प्रकृति ने, भगवान ने -5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो उसमें और ज़्यादा मात्रा में आप इथिलीन ग्लाइकॉल डाल देंगे तो वहां पर का पानी जमने से बच जाएगा। अगर प्रकृति ने टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो उस अवस्था में आपके द्वारा ज़्यादा मात्रा में डाला गया इथिलीन ग्लाइकॉल उस टेम्परेचर पर भी पानी को जमने से रोक देगा। तो वही मैंने कहा कि जल में जैसे जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे उनका हिमांक कमते जाएगा। तो इसका हिंदी हो गया, लिखिए, जैसे 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 जल में, जैसे जैसे जल में इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा, जैसे जैसे जल में इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा, जैसे जैसे जल में इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे जल में इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा बढ़ाते जाते हैं इनका हिमांक कमते जाते हैं, इनका हिमांक कमते जाते हैं। लिख लिए, ठीक। अगला ये करें, ड्यू टू above region इथिलीन ग्लाइकॉल is added in a radiator of cold passage motor ब्रेकिंग। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, ये पीबीआई है। यानी मैंने इसका हिंदी ये रहा, उपरोक्त कारण के चलते ही, उपरोक्त कारण के चलते ही ठंडे क्षेत्रों में चलने वाले, उपरोक्त कारणों के चलते ही ठंडे क्षेत्रों में चलने वाले मोटर गाड़ी के, उपरोक्त कारणों के चलते ही ठंडे क्षेत्रों में चलने वाले मोटर वाहन के रेडिएटर में, मोटर वाहन के रेडिएटर में जल को जमने से बचाने के लिए, जल को जमने से बचाने के लिए, जल को जमने से बचाने के लिए उनमें इथिलीन
ग्लाइकॉल डाले जाते हैं, उनमें इथाइलिन ग्लाइकॉल डाले जाते हैं, उनमें इथाइलिन ग्लाइकॉल डाले जाते हैं। तो इसे अपना भी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए होगा। हमने ये कहा कि जल में इथिलीन ग्लाइकॉल डालने से वह जमने से बच जाता है। तो चाहे वो ठंडे क्षेत्रों के मोटर वाहन के रेडिएटर का पानी हो या फिर वहाँ नाली का पानी हो, यानी जो वाटर पाइप घरों का जो पानी जिससे निकलता है, तो ठंडे क्षेत्रों में वो पाइप में भी पानी अगर जमेगा तो पाइप क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं हो, इसलिए वैसे क्षेत्रों में जो वाटर पाइप होता है उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल की कुछ मात्रा मिलाए जाते हैं, डाले जाते हैं, जो पानी को उस वाटर पाइप में जमने से बचाता है, फलतः वो टूटने से बच जाते हैं। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि जल में इथाइलिन ग्लाइकॉल की मात्रा डालने से वो जमने से बच जाता है, चाहे वो पानी वाटर पाइप के अंदर हो या फिर कहीं पर कोई गिलास या कटोरे में रखे हुए पानी हो, उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल डालेंगे तो वो जमने से बच जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने तो कहा कि अगर टेम्परेचर कहीं पर नेचर ने टेम्परेचर कम कर दिया तो हमने इथिलीन ग्लाइकॉल डाल करके उसके टेम्परेचर यानी पानी को जमने से बचा लिया। पुनः नेचर ने टेम्परेचर और कम किया तो हमने और इथिलीन ग्लाइकॉल डाल करके उसे जमने से बचा लिया। तो आपको लगता होगा कि सर आखिर वह कोई ऐसा स्थिति तो जरूर होगा यानी आपको लग रहा होगा कि कोई ऐसा स्थिति तो जरूर होगा जब जल एवं इथिलीन ग्लाइकॉल युक्त मिश्रण भी जम जाएंगे। तो बिल्कुल है ना, उससे लास्टली रूप से मैं आपको जोड़ दूंगा, देखिएगा ये केवल कंपैरिजन में काम आएंगे। कहेंगे ए मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड वाटर, a mixture of ethylene glycol and water in equal proportion by volume gets freezed at -36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी ध्यान रखिएगा कि -36 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर इथिलीन ग्लाइकॉल एवं जल का यानी इथिलीन ग्लाइकॉल एवं जल के बराबर बराबर आयतन मिलाकर बनाए गए मिश्रण -36 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर जम जाते हैं। हिंदी हो गया, इथिलीन ग्लाइकॉल एवं जल के बराबर बराबर आयतन में मिलाकर बनाए गए मिश्रण -36 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर जम जाते हैं। यानी अगर आपसे को पूछेगा वह कौन सा कंडीशन है जब इथिलीन ग्लाइकॉल एवं जल युक्त मिश्रण जम जाएंगे, तो आप कहेंगे कंडीशन है इथिलीन ग्लाइकॉल एवं जल का बराबर बराबर आयतन और -36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक, तो -36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब जल और इथिलीन ग्लाइकॉल का बराबर बराबर आयतन मिलाकर आप रखेंगे तो वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगा। ठीक, लास्ट पॉइंट ये रहा
कहेंगे इम्प्यूरिटी जो है, इम्प्यूरिटी डिक्रीजेज, कहेंगे इम्प्यूरिटी डिक्रीजेज द freezing point of liquid. Impurity decreases the freezing point of liquid. ध्यान सुनिएगा, अच्छा एप्लीकेशन है दैनिक जीवन में। पहले इसका हिंदी हो गया, अशुद्धियां, अशुद्धियां द्रव के हिमांक को कम कर देते हैं। अशुद्धियां जल के हिमांक को कम कर देते हैं। अशुद्धियां जल के हिमांक को कम कर देते हैं। ठीक, ध्यान सुनिएगा, दो को हम आपको पॉइंट बता रहे हैं इसे जानकारी के लिए, लिखाने के लिए नहीं, समझने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, यानी मैंने ये कर रखा है, ध्यान सुनिएगा, अशुद्धियां जल के या द्रव के हिमांक को कम करते हैं। ध्यान सुनिएगा जी, इसी कारण के चलते, ध्यान सुनेंगे, केवल बोल रहे लिखा नहीं रहा, समय लेट हो रहा, बहुत सारे लोग कह रहे सर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम, तो केवल बोल के बताते रहे, लेकिन समझ जाएंगे आप। हाँ, यही तो कुछ खास है इस कंसेप्चुअल केमिस्ट्री में, इसलिए ध्यान सुनेंगे। हमने कहा अशुद्धियां द्रव के हिमांक को कम कर देते हैं, इसी कारण के चलते आइसक्रीम बनाने वाले फैक्ट्री में, आइसक्रीम समझते हैं ना, आइसक्रीम जो 1 रुपया में को मिलता, आइसक्रीम बनाने वाले फैक्ट्री में बर्फ, यानी आइसक्रीम बनाने वाले फैक्ट्री में जल के हिमांक को कम करने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। नहीं, आइसक्रीम फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाते समय नमक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अशुद्धियों के रूप में मिलाया गया नमक उसके जमनांक को कम कर देता है। यानी जल में आइसक्रीम बनाने के दौरान जल में यानी नमक की कुछ मात्रा मिला देंगे, तब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं जम करके -5 पर जमा, तब -5 पर जमा या -8 पर जमा, तो एकदम हार्ड बर्फ बन गया, पूरा हार्ड आइसक्रीम बन गया। तब देखते हैं जब हम लोग उसे खरीदते हैं तो 1-2 मिनट तक ही वो 1-2 मिनट तक वो एकदम हार्ड रहता है, उसके बाद धीरे धीरे पिघलता है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना हुआ आइसक्रीम रहता तो जैसे ही आइसक्रीम के डब्बे से निकालते तुरंत वो पिघल जाता, गल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि आइसक्रीम बनाने वाले फैक्ट्री में पानी के साथ नमक की मात्रा मिलाकर पानी के हिमांक को 0 से कम कर दिया जाता है, और वहाँ पर टेम्परेचर और कम करके उसे एकदम पूरा हार्ड आइस बना लिया जाता है, पूरा कड़ा आइसक्रीम बना लिया जाता है, ताकि वो आसानी से नहीं पिघले। देखते हैं गांव घर में बच्चा लोग जब आइसक्रीम खरीदता है तो आइसक्रीम वाला उसको आइसक्रीम देगा ना, तो कहेगा नहीं ये हम नहीं लेंगे, तो गल्लल है, हम गल्लल का नहीं लेंगे। वो क्या करता, आइसक्रीम वाला डब्बे में गर्दन लगा देता और वहां से खोजता एकदम काला वाला आइसक्रीम कौन सा है ना, पूरा एकदम सॉलिड जमा हुआ आइसक्रीम कौन सा है, नहीं वही खरीदता और एकदम दूर तक एकदम खाते हुए ऐसे टुंगना पकड़ा एकदम खाते हुए चला गया। नहीं, लेकिन अगर वही यानी शुद्ध जल वाला केवल आइसक्रीम रहता, नमक नहीं मिलाया जाता, तो जैसे ही वहां से आप आइसक्रीम निकालते यानी पल भर में वो यानी लिक्विड में बदल जाता, हाथ में रह जाता केवल टुंगना और बाकी पानी में बदल जाता। वैसे आइसक्रीम को खाने के लिए आपको है अपने गला में एगो बाल्टी टांगना पड़ता या एगो कटोरी रखना पड़ता, आप खाते क्या आइसक्रीम को पीना पड़ता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हम फिर बोले आइसक्रीम बनाते समय
एकदम पूरा काला बर्फ बने, इसके लिए पानी में नमक की कुछ मात्रा मिलाए जाते हैं जो जल के हिमांक को कम कर देता है। इस तरह वो हार्ड बर्फ बन जाता है। उम्मीद करते हैं स्पष्ट हो गया होगा। ठीक, इसी तरीके से एक और समझिए, ध्यान सुनिएगा। अगर ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि कुछ खास है इस कंसेप्चुअल केमिस्ट्री में, एंड अदरवाइज अदर मॉडल की तरह हो जाए। ध्यान सुनिएगा। आप ऐसा सुने होंगे, ऐसा टीवी पर देखे होंगे कि ठंडे क्षेत्रों जैसे लेह, मनाली, शिमला, ये सब वगैरह में ठंडे के मौसम में जब सड़क पर बर्फ जम जाता है तो वहाँ पर जमे हुए बर्फ को हटाने के लिए नमक छीटा जाता है। उस पर नमक यानी NaCl कॉमन साल्ट छिड़का जाता है। नहीं, सड़क पर ठंडे क्षेत्रों में सड़क पर जमे हुए बर्फ को गलाने के लिए उस पर नमक छिड़का जाता है, क्योंकि मैंने कहा है कि दरब पर यानी दरब में अशुद्धियां डालने से उसके हिमांक कम जाते हैं। तो बर्फ यानी ठंडे क्षेत्रों में सड़क पर जमा हुआ बर्फ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आप उसमें नमक उस पर छिड़क देंगे तो क्या नमक जो है उस वहाँ पर के उस जगह का जो पानी है उसका जमना 0 से -5, -10, -15 वो तो आपके द्वारा डाले गए नमक की मात्रा पर निर्भर करेंगे। आप जितना अधिक मात्रा में नमक बर्फ पर छिड़ दिए उतना जल्दी वो पिघल गया, है ना। तो इस तरीके से रोड क्या हो गया, क्लीन हो गया, है ना। और ठंड पड़ेगा तो फिर वो जम जाएगा, तो और तेज नमक डाल करके उसको पिघला लेंगे। तो यही ना मैंने कहा कि दरब में अशुद्धियां डालने से उसके हिमांक कम जाते हैं। इसी कारण के चलते ठंडे क्षेत्रों के सड़क पर जमे हुए बर्फ को हटाने के लिए उस पर नमक छिड़का जाता है, ताकि वो बर्फ जो बना पानी जो बर्फ में बदला हुआ है उसके हिमांक को कम कर दे, है ना। इस तरीके से जमा हुआ बर्फ फिर से पिघल जाए, क्योंकि उसे जमने के लिए और कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। इस तरीके से नमक डालेंगे तो सड़क पर जमा हुआ बर्फ पिघल जाएगा। बस समाप्त हो गया। हम आपको बोले थे न्यूमेरिकल के लिए टूल्स, तो आज नहीं कर पाए, और थोड़ा समय ज़्यादा लग गया और बहुत सालों को टाइम प्रॉब्लम है। तो कल हम फार्मूला कर देंगे न्यूमेरिकल के लिए और कुछ न्यूमेरिकल भी कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक, बाय।